स्वागत है आपका बच्चों हमारे नाउन की तीसरी क्लास पे तथास्तु क्लासेस पे। हमारी जो सीरीज चल रही है कंपटीशन, जो जितने भी आपके एग्जाम्स होते हैं उनमें हम जितनी आप बेसिक इंग्लिश है वो सारी कवर करेंगे, बेसिक से लेकर एडवांस तक हमारी ट्राई है। ठीक है, आज आपकी क्लास 3 है। क्लास 3 में आज हम पढ़ेंगे आपके केसेस ऑफ नाउन। नाउन के जो केसेस होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे आज। केसेस का मतलब पहले देखो कि अगर आपने हिंदी में भी अगर ग्रामर कुछ पढ़ रखी है तो आप कारक पढ़ते होंगे। इन्हीं कारक को हम क्या बोलते हैं? केसेस बोलते हैं। जो आपके कारक होते हैं इन्हीं का अगर मैं जिक्र करूं तो ये क्या होते हैं? आपके केसेस होते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहले अगर मैं जितने आपके इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनकी अगर मैं लिस्ट बनाऊं तो पहला जो आपका केसेस है वो बन जाता है सब्जेक्टिव केस। ठीक है, साथ में ट्राई करना कि नोट्स बनाते हुए चलना। नोट्स ज्यादा हेल्प करते हैं आपकी चीजों को, ताकि जब बाद में आप रिविजन करो तो आपको फील हो कि चीजें आपने पढ़ रखी है। ठीक है ना, ट्राई करा करो अगर अच्छे से आपने कैरी करनी है तो। दूसरा आपका केस हो गया, पहला आपका सब्जेक्टिव हो गया, दूसरा आपका केस हो गया ऑब्जेक्टिव केस। दूसरा आपका कौन सा केस हो गया? ऑब्जेक्टिव केस। तीसरा अगर मैं केस के जिक्र करूं तो तीसरा आपका केस बन जाता है वोकेटिव केस। फोर्थ जो आपका केस है वो केस बन जाता है आपका डेटिव केस। ठीक है, चार हो गए आपके जो इंपॉर्टेंट थे। फिफ्थ अगर मैं केस की बात करूं तो फिफ्थ केस आपका हो गया पोजेसिव केस। ये आपके 5 मेन टाइप के केसेस होगी जो आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि सर आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनमें कौन सा केस है, तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट केस बन जाता है वो आपके लिए केस बन जाता है पोजेसिव केस। ठीक है, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव आपने प्रोनाउन में पढ़े होंगे, थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट यहां पे भी इसका यूज होता है। ठीक है ना, हम सारे केसेस का डिस्कशन तो सारे केसेस का ही करेंगे। हम जो जो आपके केसेस हैं उन सबका हम डिस्कशन करते हुए चले। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे आपका सब्जेक्टिव केस से, उसके बाद ऑब्जेक्टिव, वोकेटिव, उसके बाद कौन सा डेटिव, और उसके लास्ट में हम किसको डिस्कस करेंगे? पोजेसिव केस को डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद केसेस ऑफ नाउन में ये आपके 5 केसेस जो इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। उसके बाद फर्दर अगर मैं एक एक को एक्सप्लेन करें तो हेडिंग आप डालोगे। सबसे पहला आपका केस होता है नाउन एज अ सब्जेक्टिव केस। अगर तुमने सब्जेक्टिव केस पहले से तुम हिंदी में अगर मैं बात करूं तो ये आपका कौन सा बन जाता है? कर्ता बन जाता है। जो आपका कर्ता होता है उसको हम क्या बोलते हैं? सब्जेक्टिव केस बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसे मान के बोला, मैंने यहां पे एग्जाम्पल लिखा, मैंने बोला सीता eats फ्रूट। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा सीता ईट्स फ्रूट, तो यहां पे देखो, जो यहां पे आपके सामने सीता लिखी हुई है, ये स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? नाम लिखा हुआ है। ठीक है, आपको एक बात पता है, किसी भी पर्सन का जो नाम होता है वो क्या बन जाता है? आपका नाउन बन जाता है। तो सीता जो आपका है सबसे पहले नंबर पे जो लिखा होता है, इसको हम कौन सा केस बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे सब्जेक्टिव केस। क्लियर? तो आपके सामने सिंपल है। तो सीता जो आपका कौन सा केस हो गया? नाउन का सब्जेक्टिव केस हो गया। सब्जेक्टिव केस का एक और नाम होता है जो बार बार आपको इसका जिक्र होना चाहिए, इसी केस को हम बोलते हैं नॉमिनेटिव केस। सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम कौन सा होता है? नॉमिनेटिव केस। इस चीज का भी ध्यान रखते हैं। ठीक है, सब्जेक्टिव केस का दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनेटिव केस। अगर आपको नॉमिनेटिव केस के बारे में जिक्र हो तो समझ जाना कि सब्जेक्टिव केस की बात हो रही है, और वो सब्जेक्टिव केस आपका कौन सा है? वो नॉमिनेटिव केस की बात हो रही है। दूसरा आपका कौन सा था? ऑब्जेक्टिव केस।
ऑब्जेक्टिव केस की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपका होता है आफ्टर वर्ब। वर्ब के बाद जो केस लिखा होता है जनरली उसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव केस मिलते हैं। वर्ब से पहले सब्जेक्टिव केस और वर्ब की अगर बात है तो वो कौन सा केस बन गया आपका, ऑब्जेक्टिव केस बन गया। क्लियर, इस चीज का आप ध्यान रखना। जैसे मैं एग्जांपल सेम लिख लेता हूं, ऊपर वाला एग्जांपल अगर मैं लिखूं, जैसे मैंने ये लिखा सेम ऊपर वाला एग्जांपल लिख देते हैं, सीता इनवाइट्स राम। ठीक है, सीता इनवाइट कर रहा तो सीता आपका क्या बन गया, सब्जेक्टिव केस। ये आपका इनवाइट्स लिखा हुआ, ये आपका क्या लिखा हुआ, वर्ब, और ये जो राम लिखा हुआ वो आपका कौन सा केस हो गया, ऑब्जेक्टिव केस हो गया। ठीक है, क्या इनका कुछ ऐसा कोई मेजर रोल है, कोई मेजर रोल प्ले करते हैं? ऐसा इतना कोई मेजर रोल प्ले नहीं करते। ये बस आपको जो मेजर रोल प्ले करेंगे वो जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बनाओगे वहां पे थोड़ा सा बेसिक यूज होगा इनका। वैसे थोड़ी बहुत चीजों को समझ लो कि वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्टिव केस होता है और वर्ब से पहले जो होता है आपका कौन सा केस होता है, सब्जेक्टिव केस होता है। अदरवाइज इतना कोई मेजर चीज यहाँ पे है नहीं जो आपको लगे कि बिल्कुल ही कोई ज्यादा कोई खास बात है इन चीजों में, ये नॉर्मल चीज है बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट ये आपके दो टाइप मैंने यहाँ पे फिनिश करवा दी, सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्टिव केस। इनको नोट डाउन कर लेना, अगर किसी को स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो ले सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखो थर्ड केसेस में अगर मैं बात करूं तो वो आपका होता है वोकेटिव केस के बारे में। अगर मैं बात करूं थर्ड लिखो वोकेटिव केस, हेडिंग डालो और लिखो वोकेटिव केस। थर्ड आपका केस बन गया वोकेटिव केस। केस का मतलब कारक, और वोकेटिव केस जो हिंदी में है आपको, जब आप किसी से संबोधन करते हो तो इसको हम क्या बोलते हैं, वोकेटिव केस बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखना, संबोधन में जब हम इसका यूज करते हैं। तो एग्जाम्पल मैंने लिखा और मैंने यहां पे लिखा मोहन, उसके बाद मैंने लगाया कोमा, उसके बाद लिखा यू कैन लीव नाउ। मोहन यू कैन लीव नाउ। तो अगर आपसे पूछ लिया, अलग अलग डिफरेंस आपके सामने आ गया और आपसे ये एग्जाम्पल में पूछ ले कि यहां पे ये बताओ कि कौन सा केस है, तो कैसे पहचानोगे? जब भी आपको किसी नाम के बाद कोमा दिखे, बिल्कुल बेसिक है चीज ये, आपसे कई बार पूछ भी लेता है और नहीं भी, ज्यादा चांसेस नहीं होते यहां से क्वेश्चन पूछने के, बट फिर भी आपको आइडिया होना चाहिए वोकेटिव केस जब संबोधन कारक जो पढ़ते हो सिंपल है। तो अगर राम के बाद कोमा लगाई हुई है तो उसका मतलब है तो वो केस कौन सा बन गया आपका, वोकेटिव केस बन गया। बिल्कुल सिंपल चीज, ज्यादा इसमें कुछ करने की जरूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। तो ये आपका कौन सा था, वोकेटिव केस हो गया। फोर्थ लिखो सर, फोर्थ आपका कौन सा हो गया, डेटिव केस। फोर्थ हेडिंग डालो और लिखो डेटिव केस। फोर्थ लिखो डेटिव केस। एक सेकंड रुकना थोड़ा सा, लिखो, उसके बाद लिखो डेटिव केस। डेटिव केस में देखो क्या होता है, जनरली आपके पास डेटिव केस में दो ऑब्जेक्ट रहते हैं और यहां पे आपका सामने एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जैसे ही आपको मोस्टली ये कहने की मेरे बात है कि जहां पे आपको लगे कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और दो ऑब्जेक्ट, अगर मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझू कि यहाँ पे अगर दो ऑब्जेक्ट हो तो समझ जाना है कि वहां पे जो केस चल रहा है आपका वो कौन सा केस बन रहा है, आपका डेटिव केस चल रहा है। बिल्कुल सिंपल चीज, ठीक है। डेटिव केस के हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लेते हैं, एग्जाम्पल लिख लेते हैं। लिखो डिलीवरी बॉय delivered me a pizza। डिलीवरी बॉय डिलीवर्ड मी अ पिज्जा। देखो समझना ध्यान से,
वर्ब को पकड़ लेना। ऐसा कोई भी केसेस आपको सबसे पहले वर्ब को पकड़ लिया करो। और वर्ब की पहचान क्या होती है, जहां पे एस या ई एस या ईडी लगा हो, दैट इज जनरल पहचान, बिल्कुल बेसिक पहचान है वो। जरूरत ही नहीं आपको ज्यादा कुछ झंझट में जानने की। अगर इंग्लिश में आप बेसिक से करोगे तो आपको पता है कि एस या ई एस या ईडी लगा होगा तो वो क्या बन जाएगी, आपकी वर्ब बन जाएगी। वर्ब से जो पहले होगा वो कौन सा केस बन गया, आपका सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्ट आपका बन गया, सब्जेक्ट कौन, आपका डिलीवरी बॉय। एक ही वर्ड लिखा होगा, डिलीवरी बॉय जो है डिलीवर क्या करता है, किसको, मेरे को। क्या कर रहा है, डिलीवर पिज्जा। दो चीजों की बात हो रही है। तो यहां पे आप देखो कि दो चीजें आ गई, एक तो मी और दूसरा कौन सा हो गया, अब पिज्जा। ठीक है, तो सिंपल से ध्यान रखना, ऐसे केसेस जहां पे आपको दो ऑब्जेक्ट जनरली दिखे और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दिखे, तो ऐसे केसेस को हम क्या बोल देते हैं आपका, कि वो कैसा है, आपका डेटिव केस बन गया। एक्चुअली क्या होता है, जो मी वाला केस है आपका, इसको हम बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये जो मी लिखा हुआ है यहाँ पर कौन सा बन गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। बिल्कुल सिंपल। तो आपको कौन सा टाइप होगा, आपका फोर्थ वाला टाइप होगा, किसको हम क्या बोलते हैं, डेटिव केस बोलते हैं। क्लियर, आगे चलते हैं नेक्स्ट। हम आपको फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट सर, जो पोजेसिव केस है वो सबसे इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि उस पर क्वेश्चन अभी बनती है। अगर आप इनकी बात करोगे, वोकेटिव केस और डेटिव केस की बात करोगे, अभी तक इसमें इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाए हैं, बट चांसेस हैं कि अगर पहली बार कोई नया टॉपिक आएगा ना उनको लेके, अगर केसेस की मैं बात करूं तो पहली बार पूछेंगे तो बिल्कुल सब नॉर्मल लेवल का ही पूछेंगे। आगे चल के हो सकता है कि लेवल को अप कर दे, ठीक है ना। तो अभी तक इतना नहीं है, तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट लिखो आपका फिफ्थ जो है पोजेसिव केस। फिफ्थ लिखो सर आपका पोजेसिव केस। साथ में सर तथास्तु चैनल को शेयर करते रहना, ठीक है, क्योंकि आपका जो शेयर बटन है वही हमें मोटिवेट करेगा और अच्छे से पढ़ाने से, ठीक है ना। साथ में शेयर जरूर करते रहना, लाइक करते रहना वीडियो को, और अपने दोस्तों को भी बताओ, ताकि वो भी पढ़ के लिख के। ऐसा होता है ना कि पूरा फ्रेंड सर्कल एक ऑफिसर जब बने तब जाके बात बनती है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि एक दोस्त ऑफिसर बन गया बाकी सब भिखमंगे रह गए, तो ऐसा नहीं करना है। बाकी दोस्तों को भी इन्फॉर्म करो ताकि वो यहाँ से पढ़ के एक अच्छे लेवल की जॉब मिले, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लिखो फिफ्थ जो है आपका, वो कौन सा हो गया आपका, फिफ्थ लिखो पोजेसिव केस। पोजेसिव केस की अगर मैं बात करूं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, पोजेसिव केस, जहां जहां पे पोजेसिव केस आएगा तो आपके सामने वहां पे एक नया टॉपिक आ जाता है, दैट इज कॉल्ड एपोस्ट्रोफ एस। इसको हम पढ़ते हैं। ये जो साइन यहां पे लिखा हुआ है, इस साइन को हम बोलते हैं एपोस्ट्रोफ, और ये एस आपके सामने ही है। अल्फाबेट से, आप इंग्लिश के अल्फाबेट से ऑलरेडी आप इन चीजों का आइडिया है, ठीक है। तो एपोस्ट्रोफ जो साइन हो गया और एस मैंने आपके सामने लिख दिया, तो वो क्या हो गया आपका एपोस्ट्रोफ एस, दैट इज पोजेसिव केस, ठीक है। दो तीन चीजें में पढ़ते हैं इसको। पहली बात देखो ध्यान से, पोजेसिव केस जो है वो क्या दिखाता है। पहली चीज अगर मैं इसके बारे में पढ़ूं तो ये आपका ओनरशिप दिखाता है सर। ओनरशिप मतलब समझते हो, ओनर का मतलब क्या होता है, मालिक। किसी चीज पे जब आपका हक होता है वहां पे आप किसका यूज करते हो, पोजेसिव केस का यूज करते हो। और पोजेसिव केस अगर मैं जिक्र करूं कंपटीशन लाइन के में, तो पोजेसिव केस जो आपका सारा वो एपोस्ट्रोफ की डायरेक्शन में टर्न हो रहा है वहां से, ठीक है। जहां पे आप ओनरशिप की बात करोगे, ओनरशिप का मतलब अगर हो गया मैं, तो वहां पे किसकी बात होगी, अधिकार की बात होगी। किसी चीज पे जब आपका हक होता है वहां पे उस हक को दिखाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं। क्लियर। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहां पे बन जाती है एपोस्ट्रोफ एस को लेके, एपोस्ट्रोफ एस जो है सर वो आपका मॉडर्न इंग्लिश का टॉपिक है। क्या इससे आपको कोई लेना देना है कि मॉडर्न इंग्लिश का टॉपिक है? ऐसी कोई नई बात है कि मॉडर्न इंग्लिश का टॉपिक से मतलब क्या? जितने भी आपके मोस्टली मॉडर्न इंग्लिश के टॉपिक हैं, मान के चलो जब कोई लैंग्वेज बनती है, उस लैंग्वेज के बनने के साथ साथ ही बाकी सब ग्रामर के टॉपिक बनते हैं, सब रूल्स बनते हैं, तभी एक ग्रामर बन के आती है। या कोई एक लैंग्वेज अगर आप बोलोगे तो बन के आती है, क्योंकि उसके ग्रामर पे ज्यादा बेस होती है कोई भी लैंग्वेज। अगर वो मॉडर्न इंग्लिश का टॉपिक है तो जब आपकी इंग्लिश बन चुकी थी उसके बाद ये टॉपिक बना गया, दैट इज मॉडर्न इंग्लिश का टॉपिक ये बन गया, रीजन उसका।
ठीक है। अब अगर उसको इंग्लिश बनाने के बाद बनाया गया तो जब कोई प्रॉब्लम आती है उसका सॉल्यूशन जो होता है वो उसको हम जनरली काउंट करते हैं। तो यहाँ पे ये तो किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन था ही नहीं, इसको बनाया क्यों गया? इसको बनाने का उनका ये मकसद था, वो चाहते थे कि आपको वहां पे डेकोरेशन दिखे। डेकोरेशन के लिए उन्होंने किसका यूज करा? एपोस्ट्रोफ एस का यूज करा। उनका मानना यह था कि जब अगर हम एपोस्ट्रोफ एस लगाएं तो वो जो चीज है जहां पे जिस लाइन में एपोस्ट्रोफ एस लिखा हुआ है वो लाइन सजी हुई दिखती है। ये उनका कहना था, मैटर कहना ये चाहते थे वो। अब उस बात को लेके कितना फैक्चुअल चीजें हैं आपको पता है उस बात का, ठीक है ना, इतना कोई डेकोरेशन वाली वो मैटर नहीं हुआ। तो ये चीजें का ध्यान रखना है थोड़ा सा, ताकि आपको पता रहे कि बनाने का मकसद क्या था, एपोस्ट्रोफ एस है क्या, चीजों का बेसिक आइडिया होना चाहिए। पहली बात हमने ये ओनरशिप को दिखाता है। दूसरी बात हमें पता लगी कि मॉडर्न इंग्लिश का टॉपिक है। तीसरी बात वो क्या करता है? डेकोरेशन के लिए है, सजावट के लिए है। ठीक है, क्लियर? एक एग्जाम्पल लिख के देख ही लेते हैं सर कितनी सजावट है इसमें, ठीक है, उससे पैटर्न समझ में आएगा। जैसे मैंने मान के चलो मैंने यहां पे लिखा राम्स कार, यहां पे जैसे मैंने लिखा राम्स कार, कोई ऐसी सजावट दिख रही है राम्स कार में? उनके पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत बड़ी सजावट कर ली उन्होंने, बट आपको पता है रियलिटी क्या है। हमारे पास एक नया टॉपिक ऐड हो गया एपोस्ट्रोफ एस, पढ़ने के लिए हमें पढ़ना पड़ेगा ऑफ कोर्स। तो राम्स कार की अगर मैं बात करूं तो पहले बात देखते हैं कि इस एपोस्ट्रोफ एस का मीनिंग भी तो होगा कोई। आपने बोल दिया सर, आप बोलोगे सर ओनरशिप दिखा रहा है, मॉडर्न इंग्लिश का टॉपिक है, डेकोरेशन के लिए है, तो कोई ना कोई मीनिंग भी होगा उस चीज का। मीनिंग क्या है कि राम्स कार का मतलब होता है, इसका हिंदी मतलब अगर तुम देखोगे इसका हिंदी मतलब क्या होता है? का के की। राम्स कार का मतलब राम की कार। क्लियर? तो ये आपका क्या बन गया? इसका एपोस्ट्रोफ एस का सही मीनिंग बन गया हिंदी में। तो एपोस्ट्रोफ एस आप देखोगे उसका अगर हिंदी मीनिंग की मैं बात कर रहा हूं तो हिंदी मीनिंग क्या बन जाता है? का के की बन जाता है। बिल्कुल बेसिक चीज है पढ़ने के लिए, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। ठीक है, आगे चलते हैं सर, देखते हैं उन्होंने अब कुछ ऐसी चीजें बनाई जिनको हमें समझना पड़ेगा। कुछ ऐसे रूल हैं, दो तीन जो बेसिक रूल हैं, उनको हम थोड़ा सा जिक्र करते हुए चलेंगे। ठीक है, उनको पढ़ते हुए चलेंगे हम। तो पहला रूल नंबर 1 से हम स्टार्ट करते हैं आपके सामने। ठीक है, जो एपोस्ट्रोफ एस है, तो ये केसेस ऑफ नाउन है, ये बिल्कुल चेंज हो गया। अब हम जा रहे हैं पोजेसिव केस को अच्छे से पढ़ने, क्योंकि उस पे क्वेश्चन बनते ही हैं। तो जब उन्होंने एपोस्ट्रोफ एस को तैयार करा, उसके कुछ रूल बनाए, उन सब रूलों को हमारा पढ़ना जरूरी बन जाता है। रूल नंबर 1 उन्होंने क्या बोला? जब उन्होंने ये बात बताई कि हक दिखाने के लिए हम किसका यूज करेंगे? किसका यूज करेंगे? एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। ठीक है, तो अगर एक बात मेरे को बताओ, हक कौन दिखा सकता है? जितनी भी आपकी लिविंग चीज है, क्या नॉन लिविंग थिंग्स जो है क्या वो अपना हक दिखा सकती हैं? ऐसा पॉसिबल है? आपके हाथ में पेन है, आपके साथ में उसकी पेन की कैप भी होगी, क्या मैं बोल सकता हूं पेन्स कैप? क्या पेन का उस कैप के ऊपर हक हो सकता है? बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर आप कैप को बहुत दूर फेंक दो अभी, क्या पेन बोलेगा कि कैप लेके आ उठा के, मैं नहीं चलूंगा बिना उसके कैप के? ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं। तो ये बात उन्होंने रियलाइज करी कि जब हक दिखाने वाली बात हो तो हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर यूज नहीं कर सकते। तो आपका रूल नंबर 1 भी वहीं से स्टार्ट हो जाता है कि वी कांट यूज एपोस्ट्रोफ विद नॉन लिविंग थिंग्स। जो आपका एपोस्ट्रोफ एस है उसको हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ यूज नहीं कर सकते। ठीक है, जितनी भी आपके नॉन लिविंग थिंग्स है उसके साथ एपोस्ट्रोफ एस का यूज करना पॉसिबल नहीं है। लेट्स एग्जांपल लिखते हैं सर, एग्जांपल देख रहा करते हैं। जैसे मैंने यहां पे लिखा
हाउस इज रूफ, विंडोज ग्लास। अगर तुम इसको हिंदी देखोगे, एपोस्ट्रोफ एस का हिंदी का मतलब क्या होता है, काके की, तो घर की छत, विंडो खिड़की का क्या, ग्लास। ऐसे सही लग रहा है, बट आपको कहां से पता लगा सर जो एपोस्ट्रोफ एस लगा हुआ है, जो हाउस आपका कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। यहाँ पे आप देखोगे विंडो जो है लिविंग होती है, नॉन लिविंग होती है। ऐसे ऐसे कुछ केसेस हैं भूतों के, जहां पे विंडो क्या होती है, लिविंग हो जाती है, एकदम से खिड़कियां खटखटाना स्टार्ट कर देती है, तो उन केसेस की आप बात नहीं करोगे, है तो वो नॉन लिविंग ही, ठीक है ना। तो विंडो जो है आपका वो कैसा होता है, नॉन लिविंग होता है, तो इसका भी हम यूज नहीं करते। करेक्टेड फॉर्म भी लिख के देख लेते हैं एक बार। अगर आप बोलोगे सर घर की छत नहीं लिख सकते, तो कैसे लिखेंगे फिर, घर की छत अगर बनाना हो, ऐसे बताना हो ये घर की छत गिरने वाली है, तो कैसे लिखेंगे फिर, तो इसको हम लिखेंगे, अगर मैं करेक्ट फॉर्म की बात करूं तो हम लिखेंगे द रूफ ऑफ द हाउस, द रूफ ऑफ द हाउस, घर की छत। अगर विंडोज ग्लास की बात करूं, इसको सही करके हम कैसे लिखेंगे, द ग्लास ऑफ द विंडो, द ग्लास ऑफ विंडो, ऑफ द विंडो। तो सिंपल हम किसका यूज करेंगे, जो आपको ऑफ का मीनिंग ऑलरेडी पता है, तो हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे ऑफ का हम यूज कर लेंगे, ताकि वो चीजों को हम क्या करें। तो ये अब इस चीज को मेरे को समझाने की जरूरत ना पड़े, ज्यादा एग्जाम्पल लिखने की जरूरत ही ना पड़े। कभी भी आपको लाइफ में एपोस्ट्रोफ एस दिखे किसी भी नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर, तो समझ जाना ये एरर उसी पार्ट में है, आपको जरूरत है ही नहीं कंप्लीट पढ़ने। एक एग्जाम्पल से समझने की ट्राई करते हैं। जैसे मैंने बोला, वहां पे लिखा एग्जाम्पल, द कैन फोल्ड एंड सो ऑन, ये बी लिख दिया। उसके बाद कितना भी लेंथी सेंटेंस हो सकता है, कैन फोल्ड एनी टाइम, ठीक है, सिंपल सी सेंस है। इसके बाद ये कितना भी लेंथी सेंटेंस हो सकता है, आपको इससे मतलब है ही नहीं, आपको एरर ढूंढना है। एरर सिंपल सा क्या है कि यहाँ पे आप देखोगे उसने हाउस के ऊपर एपोस्ट्रोफ एस लगा दिया, तो क्या हो गया, गलत। कौन से पार्ट में, ए पार्ट में एरर हो गया। कंप्लीट चीज को आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, कि आप कंप्लीट पढ़ना पड़े, उस चीज को देखना पड़ेगा, तो ऐसा कोई रोल है ही नहीं। वहीं पे आपने इसको एरर क्लिक कर दिया, कहानी यहीं पे क्या हो जाती है आपकी, खत्म हो जाती है। तो रूल नंबर 1 जो है आपका, वो क्या बन जाता है कि वी कांट यूज एपोस्ट्रोफ एस विद नॉन लिविंग थिंग्स। हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स के साथ नहीं कर सकते। अगर आपने नॉन लिविंग थिंग्स के साथ उसका यूज कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। और ऐसे तरह के एग्जाम्पल्स आते हैं, वहां पे आपको ज्यादा जरूरत नहीं है टेंशन लेने की, कि अगर एग्जामिनर हो सकता है वोकैब को कितना भी डिफिकल्ट कर दे, बट आपको पता है कि एपोस्ट्रोफ एस से जो नॉन लिविंग थिंग्स से नहीं आ सकता, तो वहीं पे आप क्लिक करोगे बस चीजों को लेके। ऐसा मत करना कि आप पूरा नोट, वहीं पे आप क्लिक करके आगे निकल जाना, बस वही एरर आपका हो जाए, ठीक है। ये आपको रूल नंबर 1 था, और रूल नंबर 1 आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। और बिल्कुल सिंपल बेसिक रूल है, ज्यादा इसमें कुछ है ही नहीं चीजों को लेके। आप बोलोगे बिल्कुल डिफिकल्ट चीजें, बिल्कुल बेसिक और इजी चीजें हैं तुम्हारे सामने। रूल नंबर 2 की बात अगर मैं करूं, तो 2 में देखते हैं, और रूल नंबर 2 को किस तरीके से उन्होंने प्रॉब्लम आई, ठीक है। रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 में क्या करा गया, जैसे मैं यहां पे एग्जाम्पल लिखता हूं, 2-3 एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूं, उस हिसाब से आप बताओगे। जैसे मैंने लिखा,
तीन एग्जाम्पल आपके सामने कैंडिडेट्स पे, कैंडिडेट के रिजल्ट पे तीन एग्जाम्पल। ठीक है, देखो ध्यान से समझना मेरी बात। तो अगर तुम देखोगे पहले वाला, देखो कैंडिडेट्स रिजल्ट, कैंडिडेट का क्या रिजल्ट प्रॉपर है, बिल्कुल सारी चीजें सही है, तो ये पहला वाला एग्जाम्पल आपका क्या हो गया, सही हो गया। यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, बिल्कुल बेसिक एग्जाम्पल था और ये बिल्कुल क्या है, सही एग्जाम्पल। ठीक है, अगर मैं दूसरे वाले की और तीसरे वाले की बात करता हूं, तो यहां पे आप देखोगे कि यहां पे तो उसने कैंडिडेट का, दूसरे वाले में देखोगे कि लास्ट में एस आया हुआ और उसने क्या कर दिया, डबल एस को क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। तीसरे वाले एग्जांपल में देखोगे कि एस लिखा हुआ था लास्ट में और उसने क्या यूज करा, बस उस एपोस्ट्रोफ एस के साइन का यूज करा है, उसने एस को यूज नहीं करा। तो होता क्या है, अगर कभी भी आपको किसी वर्ड में लास्ट में सै की साउंड आए, या सै की साउंड का जिक्र मैं ना करूं, अगर लास्ट में किस किस क्या लिखा हो, एस लिखा हो, तो आप एस को रिपीट नहीं करोगे। ठीक है, आप सिंपली क्या करोगे, एपोस्ट्रोफ एस का साइन यूज करके छोड़ दोगे। तो ये वाला जो एग्जांपल आपका क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि हम एस को रिपीट नहीं करेंगे। तो ये वाला आपका क्या हो गया, सही एग्जांपल हो गया। क्लियर। जैसे एक एग्जांपल मैं बात करूं, मैंने यहां पे लिखा गर्ल्स हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल स्टिल इज इन बैड कंडीशन। गर्ल्स हॉस्टल स्टिल इज इन बैड कंडीशन। तो देखो ध्यान से, यहां पे आप देखोगे जो गर्ल्स है, यहाँ पे एस ऑलरेडी था और एक और एस का यूज कर लिया, तो क्या हो गया, ये गलत हो गया। सही फॉर्म क्या बनेगी, हम लिखेंगे गर्ल्स और उसके बाद किसका यूज करेंगे, बस इस एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। तो हम एस को रिपीट नहीं करेंगे। ये आपका दूसरा रूल था। हो सकता था कि जब उन्होंने रूल बनाया तो वो एस को रिपीट कर देते, बट उन्होंने ऐसा नहीं करा। उन्होंने एस को रिपीट करना अच्छा नहीं समझा, वो उनके बेस बातें थी, बट उन्होंने एस को रिपीट नहीं करा। क्लियर सबको। तो ये आपका सेकंड वाला रूल था। थर्ड वाला रूल देखते हैं सर, थर्ड रूल पे आ जाते हैं। अब एक्चुअली क्या है कि जब वो एपोस्ट्रोफ एस आप देखोगे, जहां जहां पे उनको प्रॉब्लम आई, वहां वहां पे उन्होंने क्या करा, चीजों को दूसरे तरीके से सॉल्यूशन ढूंढने की ट्राई करी गई। ठीक है ना, प्रॉब्लम आई कि ऐसा आ गया एक और, क्या हम एक और ऐसे यूज कर सकते थे, कर सकते थे ऑफ कोर्स, बट उन्होंने उस चीज को ऐसे नहीं करा। ठीक है, हो सकता था वो यूज कर दे, आप होते तो क्या पता आप उसको यूज कर लेते, बट उन्होंने यूज नहीं करा। दैट इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3, रूल नंबर 3 की अगर मैं बात करूं, रूल नंबर जो 3 है आपका, वो क्या बोलता है, एग्जाम्पल से समझेंगे पहले कि रूल में क्या प्रॉब्लम है, क्या नहीं प्रॉब्लम है, उस चीज को हम नहीं देखेंगे। जैसे मान के स्लो, मैंने यहां पे लिखा राम एंड श्याम कार। मैंने यहां पे लिखा राम एंड श्याम कार। ठीक है, तो यहां पे एक बात बताओ मेरे को, यहां पे जो कार पे हक है वो किसका है, राम का भी है और किसका, श्याम का भी। तो ये जो कार है वो किसकी है, एक तो राम की भी है और दूसरा किसकी है, श्याम की भी है। एक कार है, ये दोनों की है, राम की भी है और किसकी, श्याम की भी है। सिंपल। बट अगर मेरे को एपोस्ट्रोफ एस लगाना हो, एपोस्ट्रोफ एस लगाने की बात करूं, तो एपोस्ट्रोफ एस का रूल क्या बोलता है, अगर किसी चीज पे दोनों लोगों का हक हो, तो हम जो एपोस्ट्रोफ एस जो यूज करेंगे वो सबसे नियरेस्ट के ऊपर यूज करेंगे। तो हम यूज करेंगे किसके ऊपर, बस श्याम के ऊपर, राम के ऊपर एपोस्ट्रोफ एस का हम यूज नहीं करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। अगर दो चीजों पे किसी दो लोगों का अगर किसी एक चीज पे हक है, तो सबसे जो नियरेस्ट है उसके ऊपर हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे, दूसरे वाले के ऊपर एपोस्ट्रोफ एस का हम यूज नहीं करेंगे। एक एग्जांपल लेके समझते हैं सर, ऐसे नहीं समझ में है तो यहाँ पे आप रूल में लिख सकते हो। क्या लिखोगे रूल में
कि यूज एपोस्ट्रोफ एस ऑन नियरेस्ट सब्जेक्ट, नियरेस्ट सब्जेक्ट के ऊपर हम किसका यूज करेंगे, एपोस्ट्रोफ एस का यूज करेंगे। सिंपल, बिल्कुल बेसिक चीज, ध्यान रखोगे इसका आप अच्छे से। तो एग्जाम्पल लिखते हैं एक अच्छे वाला, ये तो मैंने बेसिक समझाया था। एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे मैंने कहा चलो मैंने लिखा आई विजिटेड, दैट इज ए पार्ट, ABCD पार्ट से आप ऑलरेडी फैमिलियर होंगे। जैसे उसके बाद मैंने लिखा जोन्स एंड, उसके बाद मैंने लिखा मैरिज लास्ट नाइट। आई विजिटेड जोन्स एंड मैरिज हाउस लास्ट नाइट। तो अगर आपको यहाँ पे एरर निकालना हो तो आप देखोगे, यहाँ पे प्रॉब्लम देखोगे, जो हाउस है उस पर किस किस का हक है। एक तो जोन का हक है और दूसरा किसका हक है, मैरी का हक है। ये दोनों का ही घर है, ये दोनों का घर है। बट प्रॉब्लम समझो ध्यान से, प्रॉब्लम क्या है कि आप जो एपोस्ट्रोफ एस लगाते हो सबसे नजदीक वाले के ऊपर लगाते हो। हाउस के नजदीक क्या है, मैरी, तो ये आपका क्या हो गया, एपोस्ट्रोफ एस सही हो गया। गलत कौन सा है, गलत ये आपका जोन वाला गलत है। जोन वाला गलत क्यों है, क्योंकि हम नियरेस्ट के ऊपर ही एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं, जोन के ऊपर एपोस्ट्रोफ एस का हम यूज नहीं करेंगे। तो आपको कौन से पार्ट में एरर आ गया, बी पार्ट में एरर आ गया। क्लियर, ये बिल्कुल बेसिक चीज थी सर, ठीक है। यहां तक बताओ, किसी बच्चों को कुछ पूछना है तो आप देख सकते हो, बिल्कुल बेसिक चीजें हैं। आप अगर इसमें पूछना है, डाउट है कुछ, तो आप कमेंट सेक्शन में डाल देना, हम इसमें दोबारा ट्राई करेंगे चीजों को लेके ना, ठीक है ना। जहाँ भी आपको डाउट रहे, फिलहाल एक्चुअली क्या इतना टाइम नहीं होता, तो हम रिकॉर्डेड बैच के थ्रू स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम फिर धीरे धीरे कर करके जैसे बच्चों का रिस्पॉन्स दिखेगा तो उसी तरीके से स्टार्ट करें, ठीक है ना। तो आप शेयर करते रहो। ये आपके तीनों रूल थे, बिल्कुल बेसिक रूल थे, ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट अगर मैं स्टार्ट करूँ यहाँ से, ये तीनों रूल के बाद अगर मैं आगे चलूं, आपसे बात करूं कि सर आपने ये तीनों रूल को पढ़ा दिया, और सबसे पहला रूल सर आपने ये बताया था कि हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज नॉन लिविंग चीजों के साथ नहीं करते। क्या किसी भी नॉन लिविंग के ऊपर एपोस्ट्रोफ एस का यूज नहीं करा जा सकता? फिर कैसा पॉसिबल है कि किसी भी हम नॉन लिविंग के साथ यूज ना करें? ऐसा नहीं है सर, कुछ ऐसी नॉन लिविंग चीज हैं जिनके साथ हम एपोस्ट्रोफ एस का यूज करते हैं, ठीक है। आइए एक बार देखते हैं। आपका एक एक्सेप्शन बन जाता है बहुत बड़ा इसमें, और वही एक्सेप्शन आपका काम का बन जाता है जो अभी तक हमने एपोस्ट्रोफ एस के रूल पढ़े हैं, उस एक्सेप्शन में ऐड कर सकते हो आप उस चीज को, ठीक है। एक्सेप्शन किस चीज का बनता है? आपका एक टॉपिक आता है पर्सनिफिकेशन। पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मानवीकरण। पर्सनिफिकेशन का मतलब क्या होता है? मानवीकरण होता है, ठीक है। उसको देखते हैं एक बार। एक्चुअली क्या करते हैं हम बहुत बार, किसी एक कोई जो नॉन लिविंग चीज है उसको भी हम लिविंग की कैटेगरी में रख लेते हैं बहुत बार। जैसे मान के चलो ये मार्कर है मेरे पास और मैंने इसका पर्सनिफिकेशन कर दिया, मैंने इस मार्कर का नाम रख दिया, मान के चलो मैंने लिख दिया इसका नाम सोहन रख दिया कि सोहन है, मार्कर दिया सोहन है। तो मैंने क्या कर दिया, इसका पर्सनिफिकेशन कर दिया, मानवीकरण कर दिया। तो बहुत जगह ऐसे होता है कि हम चीजों का मानवीकरण करते हैं। जैसे हम अपने दोस्त की जो तारीफ करते हैं वो कैसे तारीफ करते हैं, किसका जो चेहरा है वो कैसा चंद्रमा सा चेहरा है, चंद्रमा का हमने क्या कर दिया, मानवीय। क्लियर, पर्सनिफिकेशन जहां पे भी होगा, ठीक है, इस चीज का ध्यान। तो देखिए एक बार एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, आपको समझना पड़ेगा इस चीज को। मैंने जहां से यहां पे लिखा, मैंने यहां पे लिखा दिवाली दिवाली लाइट, और दूसरा मैंने यहां पे लिखा दिवाली
सेलिब्रेशन। अगर बात मैं तुमसे पूछूं कि दिवाली जो है वो नॉन लिविंग है, बट यहाँ पे मैंने लिखा दिवाली इज लाइट और दिवाली इज सेलिब्रेशन, तो एपोस्ट्रोफ एस दोनों गलत होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। आपका ये पहले वाला एपोस्ट्रोफ एस गलत है और दूसरी वाला एपोस्ट्रोफ एस क्या है, सही है। रीजन इसका क्या है कि सेलिब्रेशन जो देखोगे आप, ये जो सेलिब्रेशन है ये लिविंग के द्वारा करा जाता है, और जो लाइट है दैट इज नॉन लिविंग के द्वारा करा जाता है। तो इस चीज का ध्यान, ठीक है ना। दिवाली इज लाइट, जो भी चीज लिविंग पोजेशन के द्वारा करी जाए उसको आप ध्यान रखोगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक एग्जाम्पल और लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा इंडियाज लोकेशन और इंडियाज कल्चर, ठीक है। इंडियाज लोकेशन और इंडियाज कल्चर, यहां पे फिर से समझो, लोकेशन जो है वो नॉन लिविंग है, वो गलत हो गया। इंडियाज कल्चर जो है वो फिर से किसके द्वारा, लिविंग पोजेशन के द्वारा, तो ये क्या हो गया आपका, सही हो। कल्चर जो है वो लिविंग पोजेशन, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स हैं जिनका आप ध्यान रखोगे, ठीक है, चीजों का। कभी भी आपको किसी वर्ड के बाद अगर आपको लिविंग पोजेशन दिखती है, लिविंग पोजेशन का मतलब है आपको लगे कि वो जो चीज है वो लिविंग पोजेशन के द्वारा करी जाएगी, ठीक है, उस केस में हम क्या करते हैं, एपोस्ट्रोफ एस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और तीसरी इसी में एक्सेप्शंस में, ये तो आपको हो गया कि ध्यान रखना आपने थोड़ा सा कि इंडियाज कल्चर जो लोगों के द्वारा यूज करी जाए। अब इस पे आप एग्जांपल अलग अलग तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो एक और इम्पोर्टेंट चीज इसमें ऐड करना आप, ताकि आप क्लियर रहिए चीजों को। एक चीज का ध्यान रखना, जितने भी आपके फ्रेज हैं, जैसे मैंने लिखा एट स्टोन्स थ्रो, एट स्टोन्स थ्रो, ठीक है। तो आप देखोगे सर स्टोन तो नॉन लिविंग होता है, बट ये आपका क्या बन गया, फ्रेज बन गया। तो जितने भी आपके फ्रेज हैं, फ्रेज अगर आपको कोई दिखता है लिखा हुआ, तो वहां पे हम फ्रेजेस के साथ एपोस्ट्रोफ एस, चाहे नॉन लिविंग हो या लिविंग हो, हम वहां पे इसका यूज कर सकते हैं। क्लियर, तो इस चीज का ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो आज हमारा इतना ही, बाकी हम करेंगे सर नेक्स्ट क्लास में। और आज हमने एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर लिया जो एपोस्ट्रोफ एस है, ठीक है। फिर से मैं लास्ट में यही कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो जितना हो सकता है, उसके बाद हम, ताकि टीचर्स भी मोटिवेट हो और अच्छे से ट्राई करें, ठीक है। तो गुड बाय।